हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम एक ऐसी कंपनी के बारे में चर्चा करेंगे जो इंडिया के इंफ्रा ग्रोथ के साथ डायरेक्टली लिंक्ड है। यानी कि भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में जितना ज़्यादा पुश देखने को मिलेगा उसका बेनिफिट इस कंपनी को डायरेक्टली मिल सकता है। यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लिमिटेड की। तो आज हम यहाँ पर पॉइंट बाय पॉइंट सारी डिटेल्स इस कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें इंक्लूड किया जाएगा कंपनी का बिजनेस मॉडल, उनके रेवेन्यू सोर्सेज, इसके अलावा कौन कौन से की ग्रोथ ड्राइवर्स हैं, कॉम्पिटिटर्स मेन कौन कौन से हैं मार्केट में, और स्टॉक का वैल्यूएशन किस हिसाब से है। ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर कवर करने की मैं कोशिश करूँगी। बस आपको केवल इसी चीज़ का ध्यान रखना है कि ये पूरा डिस्कशन सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन और नॉलेज शेयरिंग पर्पज से ही किया गया है। इसे आप किसी भी तरह के सेल या फिर बाय रिकमेंडेशन की तरह कंसिडर बिल्कुल भी मत कीजिएगा। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर से कर दीजिएगा, और चैनल के साथ नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करते टाइम बेल आइकन हिट करना ना भूलें। तो चलिए यहाँ पर वीडियो की शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले हम पॉइंट जो डिस्कस करेंगे वो है एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट का बिजनेस मॉडल कैसा है। एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, ये नाम सुनते ही जो पहली चीज़ हमारे दिमाग में आती है वो ये है कि क्रेन्स और कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स। तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि ये कंपनी मेनली मटेरियल हैंडलिंग, कंस्ट्रक्शन, एग्रीकल्चर एंड रोड इक्विपमेंट्स बनाते हैं। तो बेसिकली एस का काम ये है कि वो सभी तरह के टूल्स और हैवी मशीन्स प्रोवाइड कराते हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल एस्टेट और इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स के लिए ज़रूरी रहते हैं। मूविंग फर्दर, अब कंपनी ने अपने बिजनेस को मेनली 4 सेगमेंट्स में डिवाइड कर रखा है, जिसमें सबसे पहले है क्रेन्स का सेगमेंट, जिसमें आ जाते हैं पिक एंड कैरी क्रेन्स, टावर क्रेन्स एंड मोबाइल क्रेन्स। और ये जो बिजनेस सेगमेंट है ये इनका सबसे बड़ा और कोर बिजनेस सेगमेंट है। यहाँ एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स का क्रेन्स सेगमेंट में 60% से भी ज़्यादा का मार्केट शेयर है। तो यानी कि यहाँ चांसेस हमेशा ही हाई रहते हैं कि अगर आपको किसी कंस्ट्रक्शन साइट पर कोई क्रेन दिख रही है तो वो एस की हो। दूसरा बिजनेस वर्टिकल है इनका कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स का, जिसमें आ जाते हैं बैकहोई लोडर्स, फोकलिफ्ट्स, लॉरी लोडर्स, कॉम्पैक्टर्स, रोड इक्विपमेंट्स एक्सेट्रा। अब ये जो सेगमेंट है इनका, इसको इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर पुश की वजह से डायरेक्ट ग्रोथ यहाँ पर मिल रहा है अगर हम पिछले कुछ सालों से कंपनी का परफॉर्मेंस एनालाइज करें। थर्ड बिजनेस वर्टिकल इज एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स, जिसमें आ जाते हैं ट्रैक्टर्स एंड हार्वेस्टर्स। अब क्योंकि इंडिया एक एग्रीकल्चरल ड्रिवन इकोनॉमी है तो यहाँ इस बिजनेस वर्टिकल से कंपनी के लिए स्लो, स्टेडी बट येट कंसिस्टेंट ग्रोथ आ रहा है। तो ये जो सेगमेंट है ये भी कंपनी के लिए एक स्टेडी रेवेन्यू ड्राइवर बना हुआ है। नेक्स्ट इनका जो फोर्थ बिजनेस वर्टिकल है उसमें आ जाते हैं मटेरियल हैंडलिंग एंड वेयरहाउस इक्विपमेंट्स, जिसमें कि ये फोकलिफ्ट्स और वेयरहाउस इक्विपमेंट्स बनाते हैं। और अभी क्योंकि ई कॉमर्स और लॉजिस्टिक सेक्टर में एक बूम देखने को मिला है, जिसके चलते यहाँ इस सेगमेंट में भी काफी ज्यादा ग्रोथ पोटेंशियल दिखाई देता है। अब यहाँ पर हम कंपनी का बिजनेस मॉडल देख चुके हैं, कौन कौन से बिजनेस वर्टिकल्स में उन्होंने अपने बिजनेस को डिवाइड कर रखा है वो चीज हमने देख ली। नेक्स्ट हम आ जाते हैं पॉइंट नंबर 3, दैट इज रेवेन्यू ब्रेकअप, कि किस बिजनेस वर्टिकल से कितना रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन कंपनी को देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहला इनका जो क्रेन्स का बिजनेस है वहां से करीब 60% से भी ज्यादा का रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। दूसरा कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट वाले सेगमेंट से कंपनी का 20 to 25% का रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन आ जाता है। थर्ड एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट से 10 to 12% का रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन देखने को मिल जाता है। इसके अलावा अदर जो सेगमेंट्स हैं जैसे मटेरियल हैंडलिंग या फिर हो गया अपना वेयरहाउस इक्विपमेंट्स, वहां से करीब 5 से 8% तक का रेवेन्यू देखा जा सकता है। अब यानी इससे समझ में ये आता है कि कंपनी का बिजनेस मेजरली क्रेन्स और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की डिमांड पर काफी ज्यादा हेविली डिपेंडेंट है। मूविंग फॉरवर्ड, ये कंपनी अब सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं रही है। ये अपने बनाए हुए प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट भी करते हैं और ये अपना एक्सपोर्ट ग्रो भी कर रहे हैं इन मिडल ईस्ट, सार्क कंट्रीज एंड अफ्रीका तक भी इनकी प्रेजेंस है। बट फिर भी एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट का जो मेजर बिजनेस है 80 to 85% वो अभी भी इंडियन मार्केट से ही आता है। विच मीन्स यहाँ से हमें क्या समझ में आ रहा है कि इंडिया में जितना इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ देखने को मिलेगा उतना डायरेक्ट बेनिफिट इस कंपनी को हो सकता है। और कॉम्पिटिटर्स की बात की जाए तो जो एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट के डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स
कॉम्पिटिटर्स हैं उसमें नाम आ जाता है एस्कॉर्ट कुबोटा का, जो कि कंस्ट्रक्शन एंड एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स बनाते हैं। देन इज जेसीबी इंडिया, जो कि एक प्राइवेट कंपनी है और बैकहो लोडर्स बनाने के लिए लीडर है। थर्ड इज टीआईएल इंडिया, जो क्रेन सेगमेंट में काम करती है। और फोर्थ वन जो है दैट इज कैटरपिलर एंड कोमात्सु, जो एक फॉरेन एमएनसी है और प्रीमियम सेगमेंट में ये काम करती है। लेकिन फिर भी एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट जो कंपनी है ये पिक एंड कैरी क्रेन्स में इस सेगमेंट में काफी स्ट्रॉन्ग पोजीशन होल्ड करती है, काइंड ऑफ मोनोपोली पोजीशन है इनका। यहाँ पर कंपनी का मार्केट शेयर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आता है, करीब 60% से भी ज्यादा का, जैसे हम पहले भी बात कर चुके हैं। अब देखिए, कोई भी कंपनी अगर इतना बेहतर ग्रोथ दिखाती है, इतना बड़ा मार्केट शेयर कैप्चर करने में वो सक्सेसफुल होते हैं, तो डेफिनेटली उसके पीछे कुछ मेजर टेलविंड्स रहते हैं, कुछ की ग्रोथ ड्राइवर्स रहते हैं। तो एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट में वो ग्रोथ ड्राइवर्स क्या हैं, चलिए आगे जान लेते हैं। नंबर 1 इज गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पुश। भारतमाला, गति शक्ति, मेट्रो प्रोजेक्ट, इस तरह के जो भी इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट द्वारा लिए गए हैं इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में एक ग्रोथ लाने के लिए, वहां पर क्योंकि हैवी इक्विपमेंट्स की डिमांड देखी गई है तो उसका फायदा इस कंपनी को मिला। बहुत सारे हाईवे प्रोजेक्ट्स, मेट्रो प्रोजेक्ट्स, ये सब हमारे देश में अगर आप अपने आसपास देखोगे तो लगातार यहाँ पर कुछ ना कुछ काम चल रहा है, जिसके चलते डिमांड काफी ज्यादा राइज हुई है। उसका फायदा यहाँ पर एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट को मिल रहा है। सेकेंड जो की ग्रोथ ड्राइवर है दैट इज रियल एस्टेट एंड अर्बनाइजेशन। स्मॉल सिटी प्रोजेक्ट और हाउसिंग में एक बूम देखा गया है पिछले कुछ सालों से, उसकी वजह से भी यहाँ पर हैवी इक्विपमेंट्स जो रहते हैं उनकी डिमांड में बढ़ोतरी देखी गई है, तो वहां पर भी एस को काफी ज्यादा बेनिफिट मिला है। अब आप अपने आसपास भी कहीं बाहर जाते हो तो आप देख सकते हो कि लगातार कहीं ना कहीं अपार्टमेंट्स बन रहे हैं, कुछ नई बिल्डिंग्स बन रही हैं, ऑफिसेज बन रहे हैं, तो कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल ही रहा है। थर्ड इज एग्री मैकेनाइजेशन। अब क्योंकि इंडिया, जैसे पहले भी मैं बता चुकी हूँ, एक एग्रीकल्चर ड्रिवन इकोनॉमी है, तो यहाँ पर एक स्टेडी ग्रोथ देखने को मिला है, जिसके चलते ट्रैक्टर्स और हार्वेस्टर्स इन सब की भी लॉन्ग टर्म में एक स्टेडी ग्रोथ, यहाँ पर एक डिमांड यहाँ से अराइज हुई है, जिसका बेनिफिट यहाँ एस को मिला है। फोर्थ पॉइंट इज लॉजिस्टिक एंड वेयरहाउसिंग बूम। ई कॉमर्स इंडस्ट्री के चलते यहाँ पर फोकलिफ्ट्स और मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स की डिमांड में राइज देखा गया है, जिसके चलते यहाँ कंपनी को काफी ज्यादा फायदा मिला है। अब की ग्रोथ ड्राइवर्स जान लेने के बाद कौन से लेटेस्ट अपडेट्स इस कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं, क्या इनके केपेक्स प्लान्स हैं, चलिए वो भी जान लेते हैं। तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट अपनी प्रोडक्शन फैसिलिटी को लगातार मॉडर्नाइज कर रहा है। हरियाणा में इनका जो फरीदाबाद प्लांट है उसमें इन्होंने एक्सपेंशन किया है, जिसके चलते क्रेन्स एंड कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो ऑलमोस्ट डबल हो चुकी है। इसके अलावा बात की जाए तो कंपनी इलेक्ट्रिक क्रेन्स और ग्रीन इक्विपमेंट्स बनाने पर भी काफी तेजी से काम कर रहा है, तो यहाँ पर सस्टेनेबिलिटी के एंगल से भी कंपनी के लिए ये काफी ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। इसके अलावा बैकहो लोडर्स एंड हाई कैपेसिटी टावर क्रेन्स, इस सेगमेंट में भी एग्रेसिवली एक्सपेंशन कंपनी कर रही है। अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं इनके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के ऊपर, क्योंकि पिछले कुछ सालों से कंपनी फाइनेंशियली कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ये भी जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है अगर हम लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी को एनालाइज करने की, समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि पिछले 5 सालों में एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट का रेवेन्यू 20% के CAGR से राइज किया है और जो इनका प्रॉफिट है वो करीब 25% के CAGR से। FY24 के लिए कंपनी का रेवेन्यू 2500 करोड़ के आसपास का था और वहीं अगर इनका प्रॉफिट देखा जाए तो 240+ करोड़ के आसपास देखने को मिला है। नेग्लिजिबल डेट है इस कंपनी के ऊपर, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है, क्योंकि अगर किसी कंपनी के ऊपर डेट बर्डन रहेगा तो लॉन्ग टर्म में वो डेफिनेटली उनकी ग्रोथ को हैम्पर करने वाला है। लेकिन एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट के केस में इस तरह का कुछ भी नहीं है, डेट बिल्कुल ही नेग्लिजिबल है, तो ये दिखाता है कि कंपनी का बैलेंस शीट काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इनका रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों 20 के आसपास देखने को मिल जाते हैं, जो दिखाता है कि कंपनी के रिटर्न रेशियोज काफी हेल्दी हैं। अब आ जाते हैं वैल्यूएशन पर। कोविड टाइम से बाद अगर हम देखें तो स्टॉक में काफी तेजी देखी गई थी, करीब 800% का उछाल इनके शेयर प्राइस में देखा गया 2020 से 2024 तक, जो एक काफी जबरदस्त रैली थी। लेकिन जैसा हमेशा ही होता है कि हाइप की वजह से जब कोई भी शेयर ऊपर तेजी से जाता है तो वहां पर डेफिनेटली फिर एक गिरावट देखने को मिलती है, और वही हुआ एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट के केस में भी। अभी भी स्टॉक करेक्शन
करेक्शन जोन में है, लेकिन अगर इनके फंडामेंटल्स पर हम ध्यान दें तो काफ़ी सॉलिड कंपनी ये नज़र आती है, क्योंकि इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर पुश की वजह से एक सस्टेनेबल ग्रोथ यहाँ पर कंपनी को मिल रहा है। बट जैसे हमेशा ही होता है कि अगर हम किसी कंपनी को एनालाइज कर रहे होते हैं या किसी बिजनेस को इवेलुएट करने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ पर ज़रूरी हो जाता है कि कौन कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं और उस इंडस्ट्री में क्या क्या चैलेंजेस हैं उनके ऊपर भी फोकस किया जाए, क्योंकि उसी से ही कंपनी की असली स्ट्रेंथ का अंदाज़ा मिलता है। तो यहाँ पर एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट के केस में कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं, चलिए वो भी जान लेते हैं। सबसे पहला तो यहाँ पर ये है कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग्स में गवर्नमेंट कट डाउन करती है तो जो इक्विपमेंट ये कंपनी बना के प्रोवाइड करती है उनकी डिमांड पर डायरेक्ट इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है, और ये एक बड़ा मेजर रिस्क फैक्टर है एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट के लिए। सेकेंड इज रॉ मटेरियल कॉस्ट, स्टील, फ्यूल्स एक्सेट्रा, ऐसे जो रॉ मटेरियल्स हैं इनकी जो कॉस्ट है ये भी मार्जिन प्रेशर क्रिएट कर सकती है कंपनी के ऊपर अगर लॉन्ग टर्म में इनकी प्राइस में राइज देखने को मिलता है। थर्ड इज फॉरेन कंपटीशन, जेसीबी और कैटरपिलर जैसी जो एमएनसीज हैं जो प्रीमियम सेगमेंट्स में काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं, वो इस कंपनी को एक काफ़ी ज़्यादा तगड़ा चैलेंज दे सकते हैं। फोर्थ जो रिस्क फैक्टर है दैट इज क्योंकि कंपनी एक्सपोर्ट भी करती है अपने द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट्स, तो अगर ग्लोबल लेवल पर स्लो डाउन होता है तो भी इस कंपनी को डायरेक्ट इम्पैक्ट यहाँ पर हो सकता है। अब यहाँ पर कंपनी का फ्यूचर आउटलुक क्या है, तो मैनेजमेंट का कहना है कि अगले 3 से 4 साल के लिए वो अपने लिए टारगेट ये रख रहे हैं कि वो कंपनी के रेवेन्यू को 5,000 करोड़ से ऊपर लेकर जाएंगे, और जो प्रीमियम सेगमेंट इक्विपमेंट्स हैं उनकी ग्रोथ पर काफी ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। एक्सपोर्ट्स बढ़ाने पर कंपनी काफी ज्यादा ध्यान दे रही है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक क्रेन्स एंड स्मार्ट कंस्ट्रक्शन मशीन्स, इस सेगमेंट में भी आने वाले टाइम में काफी अच्छा एक बूम देखने को मिल सकता है, और ये एक इस तरह का सेगमेंट है जो कंपनी के लिए एक नई ग्रोथ स्टोरी लिख सकता है। तो ये था एक डिटेल्ड एनालिसिस एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट के बिजनेस के बारे में। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर बताइएगा कि आपकी क्या सोच है इस कंपनी के बारे में, और आगे आप किस कंपनी के बारे में इस तरह का डिटेल्ड एनालिसिस चाहते हैं वो भी आप कमेंट सेक्शन में नाम लिख सकते हैं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो जितना ज़्यादा हो सके लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करते टाइम बेल आइकन हिट करना ना भूलें। जल्दी मिलेंगे ऐसे ही एक और नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।